बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से क्रोशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है। ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है। पहले तो वो लोग हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, क्योंकि बहुत से ट्रैवल एजेंट्स भी हमारी वीडियोस को देखते हैं और मैं ख़ुद भी एक ट्रैवल एजेंट हूँ। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग आपके पास आएंगे और वो ये मालूमात हासिल करना चाहेंगे कि क्रोशिया जाने का क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि साल 2023 जब स्टार्ट हुआ है तो क्रोशिया को शेंजन ममालिक में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो शेंजन ममालिक में जाना चाहते हैं। पहले ये 26 कंट्रीज़ थे, अब ये 27 हो गए हैं। तो शेंजन बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है कंट्रीज़ का कि जिसमें अगर आप एक वीज़ा हासिल कर लें तो बाकी ममालिक आप विदाउट वीज़ा जो वो ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें जर्मनी है, इटली है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है और अब ये क्रोशिया है और काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं इसके। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसको अच्छी और कंप्लीट मालूमात दे सकें और इसमें आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। डेफ़िनेटली वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप अपने क्लाइंट को वो सर्विसेज देते हैं तो आप जो है वो अच्छा खासा अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अच्छा, नंबर दो वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक प्रोसीजर को जानना चाहते हैं कि क्रोशिया का वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बगैर ट्रैवल एजेंट की हेल्प के ये सारा प्रोसीजर ख़ुद कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अच्छा, अब ये है कि बहुत से लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और बहुत से लोग जो है वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं, विज़िट वीज़े पे जाएं और कोई अगर हमें जॉब मिलती है तो हम वहीं पे जो है वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देंगे या अपने विज़िट को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत से लोग सिर्फ वैसे ही घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं। अब क्योंकि क्रोशिया जो है वो शेंजन का पार्ट बन चुका है तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें पाकिस्तान से अगर आप जर्मनी, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल, माल्टा, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड ये वीज़े अप्लाई करते हैं, इनका जो अप्रूवल रेशो है वो बहुत कम है। अच्छा, अब क्रोशिया का जो अप्रूवल रेशो है वो 95% है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में क्रोशिया की एम्बेसी या उनका ऑथोराइज ड्रॉप बॉक्स ऑफिस मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब क्रोशिया का कोई भी कोई एम्बेसी नहीं है, कोई जनरल कौंसलेट नहीं है, कोई ड्रॉप बॉक्स ऑथोराइज एजेंट नहीं है, तो हम वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। ये वीडियो काफ़ी तवील हो सकती है, इसको आपने एंड तक देखना है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब क्रोशिया शेंजन का पार्ट नहीं था तो आप उसका वीज़ा अप्लाई करते थे एम्बेसी के थ्रू, और पाकिस्तान के जो करीब तरीन एम्बेसी है वो है ईरान में। ईरान में क्रोशिया की एम्बेसी मौजूद है। यहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट्स आप कोरियर करते थे, यानी कि DHL करवाते थे ईरान में क्रोशिया एम्बेसी को। उसके बाद एम्बेसी में जो काउंसलर्स होते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते थे और फिर आपको कहा जाता था कि आप जो है वो आकर अपनी फ़ीस पे कर दें और वीज़ा जो है वो लगवा लें। तो ये एक प्रोसीजर था। ये पहले की मैं बात बता रहा हूँ, साल 2022 के आखिर तक, क्योंकि अब 2023 स्टार्ट हो चुका है तो जो क्रोशिया है वो इसका पार्ट बन चुका है शेंजन का। अच्छा, ये मैं कोशिश करूँगा इस पर दो वीडियोस बनाऊँ। जैसे ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहली वीडियो हो गई जिसमें मैं कैमरे के सामने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसमें बाकायदा कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा कि अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेना है, इसकी जो फ़ीस का तरीक़ाकार है वो क्या होगा। और बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि VFS ग्लोबल के थ्रू कैसे हमने अपॉइंटमेंट लेना है इसका और डॉक्यूमेंट्स की क्या तरतीब होगी। ठीक है। अच्छा, तो पहले ये होता था कि जो लोग क्रोशिया का वीज़ा हासिल करते थे तो वो उसी वीज़े के ऊपर विज़िट कर सकते थे
रोमानिया को, सर्बिया को और बल्गारिया को। यानी कि ये 4 हो गए, क्रोशिया, रोमानिया, सर्बिया और बल्गारिया। तो ये आप 4 कंट्रीज़ जो है वो घूम फिर सकते थे। अब क्योंकि क्रोशिया शेंजन का पार्ट बन चुका है, तो अगर आपको ये क्रोशिया का वीज़ा मिल जाता है तो आप ये सारे ममालिक जो हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो ये अप्लाई नहीं होगा। पाकिस्तान से ना तो इसकी एम्बेसी है, ना कोई एजेंट है। अब क्योंकि ये शेंजन का पार्ट बन चुका है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है VFS ग्लोबल। अब ये क्या चीज़ है? VFS का मतलब है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज। जितने भी वीज़े यूरोप के लिए या शेंजन के लिए प्रोसेस होते हैं वो VFS के थ्रू होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं और एम्बेसी में चले जाना है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एम्बेसी के बिहाफ पे VFS ग्लोबल का स्टाफ आपको डील करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करेगा। पाकिस्तान में लोग इसको जेरिस के नाम से भी जानते हैं, VFX ग्लोबल के नाम से भी जानते हैं और फेडेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में VFS का दफ्तर मौजूद है तो फिर हम पाकिस्तान से ये क्यों नहीं कर सकते, हमें ईरान क्यों जाना होगा? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो VFS का दफ्तर है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को तो डील कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया और UK को भी कर रहा है, लेकिन अभी क्रोशिया जो है वो डील नहीं हो रहा। तो अगर आप पाकिस्तान से कोशिश करेंगे तो वो आपको ऑप्शन में जो लिस्ट आती है कंट्रीज़ के नेम की, वहाँ पे क्रोशिया का लफ्ज़ आएगा ही नहीं। अब होगा ये कि आपको बाकायदा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ईरान, और ईरान में आपने जो है वो बाकायदा VFS में अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होंगे। उसके बाद उसमें 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं। VFS वाले जो हैं वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में फॉरवर्ड करेंगे, एम्बेसी वाले उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद फ़ाइनल ये डिसीजन होगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। उसके बाद वो वीज़ा जो है वो आपको देंगे और फिर आपको जो पासपोर्ट होगा, क्योंकि ये एक स्टिकर वीज़ा है, तो पासपोर्ट आपको वापस VFS के थ्रू ही जो है वो मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फ़ीस कितनी है, आपका कितना ख़र्चा आएगा और ये फ़ीस आपने अदा कैसे करनी है। तो इस को आपने जो वो तवज्जो से सुनना है। तो सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट है जिसकी मुद्दत 6 महीने तकरीबन होनी चाहिए। ये जो 6 महीने हैं ये आपकी ट्रैवलिंग के टाइम से होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने प्लान किया कि यार 3 महीने बाद जो है वो जाना है और 2-3 महीने तो मुझे प्लान करने में लग जाएंगे, वीज़ा लगवाने में लग जाएंगे। तो ट्रैवल करने की डेट और टाइम से 6 महीने आगे आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ID कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, NIC कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वो होना चाहिए। और अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका होता है, तो ये भी देख लें कि अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको आप रिन्यू करवा लें। इसके अलावा एक होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी क्रोशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपने फ़िलअप करना है। अब देखें यहाँ पर वो बात आ गई ट्रैवल एजेंट की कि अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सर्विस आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। यानी अगर आपका कोई क्लाइंट है जो आपसे कहता है जी आप पढ़े लिखे हैं तो आप मेरे लिए ये फॉर्म फिल कर दें, उसके आप पैसे ले सकते हैं। आप उसके लिए 2000 ले सकते हैं, 3000 ले सकते हैं, जो भी आप सर्विस चार्जेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ख़ुद फ़िलअप कर लेगा। उसको फ़िलअप करके डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है आपने। उसके बाद आ जाती है जी होटल की रिज़र्वेशन। होटल रिज़र्वेशन ये आप booking.com से ख़रीद लें, agoda.com से ख़रीद लें और ये कन्फर्म होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट पेड रिज़र्वेशन नहीं चलेगी, आपका केस कमज़ोर हो सकता है। ये आप पेड लें। और ये जब आप पाकिस्तान से पहले तो ईरान जाएंगे क्योंकि वहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो ईरान जाने के बाद तसल्ली से वहाँ बैठकर सुकून से आप ये सारी चीज़ें जैसे होटल परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। एयरलाइन टिकट जो है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आप रिज़र्वेशन भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, होटल रिज़र्वेशन का मैंने क्यों कहा है कि परचेज़ करनी है आपने, उसकी वजह ये है कि
क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका होटल होता है वो ही आपका स्पॉन्सर होता है। लेकिन जब आप होटल ख़रीदेंगे तो उस होटल को आपने ईमेल करना है और उनसे आपने उनको बताना है कि जी मैं क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे स्पॉन्सर हैं, आप मेरे होस्ट हैं, तो आप मुझे अपना ऑफिशियल कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बताएं जिसको अगर एम्बेसी वाले कॉल करें ये मालूम करने के लिए कि यार इस बंदे का आपके पास रूम रिज़र्व है या नहीं, तो वो उनको रिप्लाई कर सके। मिसाल के तौर पे मैं ये चीज़ें वो हैं जो कोई नहीं आपको बताएगा। होटल आपने लिया है 5 दिन का, तो उस होटल में कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ होटल, जिसका होटल का ऑफिशियल नंबर हो, उनका ईमेल आईडी हो, उनका एड्रेस हो, उस बंदे का नाम हो जो आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त वहाँ लिखना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में बाकायदा आप होटल का नाम लिखेंगे, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, होटल का एड्रेस लिखेंगे, होटल का रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखेंगे और अपनी ट्रैवल डेट्स लिखेंगे, तमाम चीज़ें लिखेंगे। इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए, इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। लेकिन जो बंदा आप जहाँ से आप होटल बाय कर रहे हैं 4 दिन का 5 दिन का, वो ही आपका स्पॉन्सर है, तो उनको बाकायदा ईमेल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग लें। देखें सारी इन्फॉर्मेशन तो होटल वोचर पे दी होगी, होटल का नाम भी होगा, एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, ईमेल भी होगा। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम चाहिए जो कि इस बात को कंफर्म कर सके कि वाकई आपने वहाँ पे स्टे करना है, और साथ में आप वो इनवाइस भी लगा सकते हैं। होटल बुकिंग ऊपर आ जाएगी, नीचे उसकी इनवाइस आ जाएगी क्योंकि आपने होटल की पेमेंट की है। ठीक हो गया। फ़्लाइट की रिज़र्वेशन करवा लें, सिर्फ टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपने जाना है जो भी ट्रैवल प्लान बनेगा वीज़े के बाद, तो फिर आप टिकट करवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि 30,000 यूरो की कवरेज को कवर करती हो, यानी आपकी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो है। अब ये भी ट्रैवल एजेंट बना के दे सकता है, तो 4 पैसे वो इसमें भी कमा सकता है। अगर कोई अच्छा ट्रैवल एजेंट है जिसके पास ये इंश्योरेंस की सहूलत है, तो जैसे हमारे पास होती है, हम लोग इंश्योरेंस बना के देते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है FRC, अगर तो आप गैर शादीशुदा हैं तो FRC बाय बर्थ चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो MRC कंप्यूटराइज निकाहनामा, और साथ में FRC बाय मैरिज भी चाहिए। गैर शादीशुदा हैं तो FRC बाय बर्थ चाहिए जिसमें माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड होगा। शादीशुदा हैं तो MRC और FRC बाय मैरिज भी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया, इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, जो होटल की बुकिंग होगी वही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। ओके जी। अच्छा, एक आपने कवर लेटर तैयार करना है। कवर लेटर में आपने बताना है अपने बारे में, अपना तारुफ। अब ये भी ट्रैवल एजेंट तैयार कर सकता है, 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये इसके भी ले सकता है, 5 हज़ार भी ले सकता है कवर लेटर और ट्रैवल प्लान लिखने का। 6-7 दिन का ट्रैवल प्लान लिखें कि डे 1 में यहाँ जाऊँगा, डे 2 में यहाँ जाऊँगा, डे 3 में मैं यहाँ जाऊँगा। 7 डेज़ का ट्रैवल प्लान और एक अच्छा सा कवर लेटर। कवर लेटर में अपना तारुफ, आप क्या करते हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं, कब जाना है, कब आना है, आपके अखराजात कौन उठाएगा। तो कवर लेटर में आपने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को बयान करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होगी, बिज़नेस का कोई एनटीएन होगा, और बिज़नेस का एनटीएन चाहिए, बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है। आप क्या बताएंगे कि आप क्या करते हैं, और टैक्स रिटर्न्स चाहिए, बिज़नेस के टैक्स रिटर्न्स चाहिए। ठीक है। और अगर आपका कोई जो बिज़नेस है जो प्राइवेट लिमिटेड है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP की सर्टिफिकेशन भी चाहिए। जिनके बिज़नेस सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं उनके पास भी SCCP का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी है, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बंदा कहता है जी मैं तो कोई बिज़नेस नहीं करता, मैं तो जॉब करता हूँ, तो फिर पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स और कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर भी चाहिए होगा। ज़्यादातर लोग तो बिज़नेस करते हैं क्योंकि सैलरी वाला तो बेचारा जा ही नहीं सकता बाहर। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो होगा वो कहाँ जाएगा, उसको गवर्नमेंट कहाँ जाने देती है। तो बहरहाल आप देखें, अगर आप अरेंज कर सकते हैं, सैलरी स्लिप्स चाहिए, NOC चाहिए और एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस 2.5 मिलियन PKR होना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की क्लोजिंग आपकी अमाउंट होनी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हों, ये ना हो कि बस पैसे डाले और स्टेटमेंट निकाल ली, ऐसा नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट,
अटेस्टेड सिग्नेचर के साथ और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो फ़ीस है वो फ़ीस कितनी है? देखें, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो होगा VFS ग्लोबल के ज़रिए। अब वो पाकिस्तान से तो मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अकाउंट बना सकते हैं आप। जो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, सेकंड वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर, आपको बता दूंगा कि VFS का अकाउंट कैसे बनाना है। आप पाकिस्तान से बैठ के ये देख सकते हैं कि कौन सी डेट्स में अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, फिर उस डेट में आपने वीज़ा लगवाना है। अब ट्रैवल एजेंट का यहाँ पर भी एक अहम किरदार है। ईरान जाने के लिए वीज़ा चाहिए। ईरान का वीज़ा जो है वो आपको एम्बेसी या कौंसलेट से मिलेगा। 1000-1500 लेके उसकी एप्लीकेशन बनती है। एप्लीकेशन देखें, ट्रैवल एजेंट को सर्विस अगर वो देता है ना, कोई भी ट्रैवल एजेंट, मैं हूँ या कोई भी है, तो वो एक अच्छा खासा अपना यहाँ से रोज़गार अर्न कर सकता है। नंबर एक, कवर लेटर बना कर दें, ट्रैवल प्लान बना के दें, ट्रैवल इंश्योरेंस उसको करके दें, और एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन उसको बना कर दें। इसी तरह से ईरान जाने के लिए उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें, तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये तो वो आराम से इसी में बना सकता है, कोई भी ट्रैवल एजेंट है। फिर देखें, ईरान का वीज़ा कौन सा लेना है आपने। ईरान का आपने ज़ियारती वीज़ा नहीं लेना, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रिजेक्ट कर देंगे। ज़ियारती वीज़ा नहीं लेना और ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना। ट्रांजिट वीज़े में आपको 7 डेज़ का स्टे मिलेगा, तो 7 दिन में काम नहीं होगा आपका। आपने लेना है टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, उसकी जो आज की डेट में जो कीमत है ईरान विज़िट वीज़े की, वो है 12,000 रुपये। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। हम लोग 1500 रुपये लेते हैं, एप्लीकेशन बना के क्लाइंट को दे देते हैं। क्लाइंट फिर खुद एम्बेसी में जाता है या कौंसलेट में जाता है, वहाँ जाके वो फ़ीस देता है और वीज़ा ले लेता है। उसके बाद आप जाएँ, कराची जाएँ, कोयटा जाएँ, ताफ्तान जाएँ, फिर वहाँ से ईरान में चले जाएँ। ईरान में जाने के बाद आपने जाना है तेहरान में। तेहरान में जो है ना, क्रोशिया की एम्बेसी भी है और VFS ग्लोबल का ऑफिस भी वहीं पर है। तो अब VFS ग्लोबल में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तकरीबन पाकिस्तानी अब ये देखें 30 यूरो उसकी फ़ीस है अपॉइंटमेंट की, और वीज़े के जो चार्जेस हैं वो 80 यूरो हैं। वीज़े की जो फ़ीस है वो 80 यूरो है, क्योंकि ये शेंजन का पार्ट है। तो क्रोशिया वीज़े की जो फ़ीस है वो 80 यूरो है, और जो सर्विसेज है VFS ग्लोबल की वो तकरीबन 30 यूरो है। तो यूँ समझें कि 8-9 हज़ार रुपये जो है वो आपने VFS ग्लोबल की सर्विस फ़ी पे करनी है। 80 यूरो जो है वो आपकी फ़ीस बनती है वीज़े की। वो फिर करंट प्राइस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपने यूरो ही लेके जाने हैं अपने साथ, क्योंकि वो आपने पे करने हैं वहाँ पे। और ये जो अपॉइंटमेंट होगा VFS ग्लोबल का, ये आप पाकिस्तान से बैठ के नहीं बना सकते। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त ऐसा जो एजेंट को जानता हो, वो अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से लेगा, तो ये बनेगी 1 मिलियन ईरानी रियाल में। 1 मिलियन ईरानी रियाल में VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बनती है। वो मैं आपको इससे दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा क्रोशिया की, उसमें मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे बनानी है। अच्छा, वो जो होती है पाकिस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान का कुछ ऐसा मामला है कि यहाँ से बैठ के अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आप पे नहीं कर सकते। देखें, उसके लिए कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, या आप ख़ुद वहाँ जाएं और वहाँ जाके किसी मकामी एजेंट की सर्विसेज ले लें, वो अपने कार्ड से पे करेगा आपकी फ़ीस, तो वो जमा हो जाएगी। अच्छा, फिर आप VFS के अंदर जाएंगे जब आपका अपॉइंटमेंट होगा। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपकी पिक्चर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, तमाम चीज़ें चेक कर लेंगे, और उसके बाद एम्बेसी में जमा करा देंगे। एम्बेसी 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेती है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो ये है कि जल्दी अप्रूवल के चांसेस हैं। जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आप वहीं से टिकट करवा के क्रोशिया जा सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान आकर यहाँ से आप जा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक तो क्रोएशिया का जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो 95% है। क्यों? क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ईरान जाकर अप्लाई करना होगा, लोग कहते हैं यार अब कौन जाएगा, चलो इसको छोड़ते हैं, शेंजन के किसी और मुल्क के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यही एक वजह है कि इसका जो अप्रूवल रेशो है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ी सी परेशानी ये है कि आपको पाकिस्तान से ईरान जाना होगा, और उसके लिए VFS ग्लोबल, क्योंकि डायरेक्ट अब डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन नहीं होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वैसे ही जो है वो उसी प्रोसीजर से गुजरेंगे जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में VFS ग्लोबल के थ्रू होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहीं पे आपने फ़ीस देनी है। अब उसमें कितना खर्चा आएगा? नंबर एक, 80 यूरो वीज़ा की फ़ीस है, 30 यूरो VFS ग्लोबल की फ़ीस है, और बाकी आपने कवर लेटर लेना है, ट्रैवल प्लान लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन लेनी है, पेड होटल लेना है,
अब ईरान जाने के लिए आप बाय एयर भी जा सकते हैं, लाहौर से फ़्लाइट्स जाती है महान एयरलाइन की। अगर आपने बाय रोड जाना है तो फिर आप कराची से भी जा सकते हैं, ठीक है, ईरान, और कोयटा से भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि महान एयरलाइन लाहौर से ऑपरेट करती है। तो ये आपका ख़र्चा होगा, इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होटल वाले का आपने बायोडाटा लेना है, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें तमाम चीज़ें वो मेंशन करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक ट्रैवल एजेंट ने कहाँ कहाँ पे क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। तो एक कैंडिडेट से आराम से, बिल्कुल आराम से 15,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं उसको सर्विसेज देकर, ठीक है। उस बेचारे को पता नहीं है कवर लेटर कैसे लिखना है, उसको पता नहीं है ट्रैवल प्लान आपने कैसे बनाना है, उसको पता नहीं है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेनी है, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन भी आपने करनी है, ईरान की वीज़ा एप्लीकेशन भी आपने फिलअप करनी है। तो इसमें मार्जिन है, अगर आप एक कैंडिडेट को भी डील करते हैं तो 15,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वीज़ा स्टिकर होता है, आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत अच्छी है। सिर्फ आपको ईरान जाना होगा और ये है कि आप पहले स्लॉट में देख कर जाएँ कि कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर आपने जाना है। ये ना हो कि आप बस सामान उठाएं और वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके पता लगे कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। तो जाने से पहले आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जो है वो चेक करना है कि ईरान में, जो तेहरान में जो क्रोशिया की एम्बेसी है, VFS ग्लोबल का ऑफिस है, उसमें अपॉइंटमेंट कौन सी डेट में मिल रहा है। तो जिन डेट्स में आपने वो मिल रहा है उससे 2-3 दिन पहले बेशक आप चले जाएँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन मैंने इसमें पूरी डिटेल आपको समझा दी है। अब मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी, उसमें ये चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएंगी कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्रोशिया का वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।